नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के थर्ड चैप्टर की पोम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, हम इसके फर्स्ट पार्ट में इस पोम को कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके सेकंड पार्ट में हम इस पोम से जुड़े क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस पोम के अंदर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। देखिए, ये है आपकी पोम और सबसे पहला हमें जानना है कि इस पोम का राइम स्कीम क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस पोम की राइम स्कीम है ए बी सी सी। अब ये आप कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर देखिए किसने अंजा टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyenas come with merry smiles but if they wave they are crocodiles। ये आपका स्टेंजा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस राइम स्कीम को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हम इस प्रे को, जिसका मतलब क्या होता है, शिकार, तो इसे हम अल्फाबेट लेटर दे देते हैं अ। अब क्या जो प्रे है वो नॉन प्लस से क्या करता है, राइम करता है? नहीं, तो हम इसे क्या देंगे, बी देंगे। अब क्या प्रे और मे राइम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो इसे हम क्या दे देंगे, ए दे देंगे। अब क्या नॉन प्लस और 10 राइम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो इसे भी हम क्या दे देंगे, बी दे देंगे। अब देखिए, ये जो स्माइल्स है, क्या वो प्रे से राइम कर रहे हैं? नहीं। तो क्या नॉन प्लस 10 से राइम कर रहा है? नहीं। तो इसे हम अलग ही अल्फाबेट दे देते हैं, लेटर दे देते हैं, जिसका नाम है सी। अब नीचे देखिए, स्माइल्स क्रोकोडाइल, स्माइल्स और क्रोकोडाइल क्या कर रहा है, राइम कर रहा है, तो इसे भी हम लेटर देंगे सी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आपकी क्या है, राइम स्कीम है पूरी पोम की। जैसे अगर आप नीचे देखना चाहें, स्मॉल लेटर ए, थिंग लेटर बी, स्मॉल ऑल लेटर अ, थिंग विंग, इसमें क्या आएगा, लेटर बी। ट्री सी, यहां पे क्या राइम हुई, सी सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड पोएटिक डिवाइस, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी कॉन्सोनेंट व्यंजन की साउंड का बार बार रिपीट होना क्या कहलाता है, आपका एलिट्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोमिंग राउंड, ही हैज, व्हेन वॉकिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितने भी साउंड है, व्यंजन की साउंड है, जैसे कि रोम, राउंड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो र की साउंड है वो बार बार क्या कर रही है, आपको सुनाई दे रही है। इसी तरीके से ही हैज, यहाँ पे आपको ह की साउंड बार बार सुनाई दे रही है। नीचे व्हेन वॉकिंग, तो यहाँ पे आपको व की साउंड जो है स्टूडेंट्स, वो बार बार सुनाई दे रही है। बी बैर, यहाँ पे आपको ब की जो साउंड है वो बार बार सुनाई देगी। नॉइस नॉन प्लस, यहाँ पे आपको न की जो साउंड है वो बार बार सुनाई देगी। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि इस पोम के अंदर सेकंड पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है, एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन याद रखेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट व्यंजन की साउंड का बार बार रिपीट होना। चलिए अगला देखिए, पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप एक पोम लिखना चाहते हैं। अब उसकी राइम स्कीम भी जरूरी है, पर आपके जो वर्ड्स हैं वो साथ में राइम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ी सी चालाकी दिखाएंगे और वर्ड्स को थोड़ा उल्टा सीधा लिखेंगे, जिससे क्या होगा, वो राइम कर जाएंगे। तो पोएटिक लाइसेंस यही होता है स्टूडेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको एक फ्रीडम मिल जाती है कि जिस तरीके से यूजुअली इंग्लिश के वर्ड्स को लिखा जाता है, आप उससे हटकर अलग तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या था, लेफ्ट था। लेफ्ट का मतलब होता है कूदना। तो यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है ये सही नहीं है, इसे लिखते कैसे हैं, LEAPT लिखते हैं, पर क्योंकि ये राइम करे इसीलिए इसे क्या लिखा है, लेफ्ट लिखा है। नीचे देखिए, डाइन। क्या डाइंग कोई वर्ड होता है, डाइंग तो कोई वर्ड होता है, कि डाइंग कोई वर्ड होता है? नहीं। इसको करेक्टली कैसे लिखेंगे, डाइंग ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, जी, आपका लेटर जी क्या है, मिसिंग है।
लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि जो हमारे पोएट है उन्होंने क्या यूज किया है, अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता क्या की है, इस्तेमाल की है, जिसमें वो वर्ड्स को थोड़े अलग तरीके से लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, पोम की राइम बन जाएगी। अगला देखिए, ऑन मैटपिया, जिसका मतलब होता है साउंड वर्ड का यूज होना। किसी भी पोम में अगर कोई साउंड वर्ड यूज हुआ है तो वहां पे ऑन मैटपिया होगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने सुना रोर, रोर यानी दहाड़ना, तो ये क्या है, शेर क्या करता है, रोर करता है, यानी कि दहाड़ता है। तो ये क्या है, शेर की एक साउंड वर्ड है कि शेर किस तरीके से आवाज निकालता है। जैसे मान लीजिए कैट क्या करती है, म्याऊ करती है, तो अगर म्याऊ वर्ड यूज हो तो वो क्या होगा, वहां पर आपका कोई साउंड वर्ड यूज हुआ है और इसी कारण से ऑन मैटपिया आपका यूज होगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगला जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा है। चलिए आगे देखिए, फिर यूज हुआ है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब दो चीजों के बीच में क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, वहां पर क्या होता है, आपका मेटाफर यूज होता है। दो अलग अलग चीजें या दो अलग अलग विचार के बीच में जब क्या हो, कंपैरिजन हो, उनकी तुलना हो, वहां पर यूज होता है मेटाफर। इस पोम में आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक लाइन हमने पढ़ी थी, रोर विथ पेन, रोर विथ पेन, जिसका मतलब होता है दर्द से दहाड़ना। अब क्या, कभी आप दर्द में हैं तो आप बहुत जोर से दहाड़ सकते हैं। दहाड़ने का तो मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को गुस्सा दिखा रहे हैं, उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद ही दर्द में हैं, पेन में हैं, तो क्या आप दहाड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि रोर क्या है, पेन का मेटाफर है, या फिर पेन रोर का क्या है, मेटाफर है। इस तरीके से हमारा पोएटिक डिवाइस मेटाफर इस पोम में यूज हुआ है। एक और एग्जांपल, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट। अ नोबल, नोबल यानी सभ्य और वाइल्ड यानी जंगली। कोई अगर जंगली है तो क्या वो सभ्य हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई सभ्य है तो क्या वो जंगली हो सकता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारी जो पोएट है उन्होंने क्या किया है, इन दोनों ऑपोजिट से वर्ड्स को क्या किया है, साथ में यूज किया है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है। चलिए अगला आपका पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब दो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में ले लिया जाता है, वहां पे आपका यूज होता है ऑक्सीमोरॉन। जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट। इसमें नोबल का मतलब क्या है, सभ्य, और वाइल्ड का मतलब है जंगली। तो कोई जंगली है तो वो सभ्य नहीं हो सकता, और सभ्य है तो वो जंगली नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों ही वर्ड्स क्या हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर यूज हुए हैं, इसीलिए पोएटिक डिवाइस क्या आएगा, ऑक्सीमोरॉन आएगा। अगला है आपका रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी होता है किसी भी वर्ड का, किसी भी फ्रेज का बार बार रिपीट होना, आपका क्या कहलाता है, रिपीटेशन कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था लैप लैप, एक वर्ड था जो कि 2 बार रिपीट हो रहा था, इसी कारण से आपकी पोम में स्टूडेंट्स क्या यूज हुआ है, रिपीटेशन यूज हुआ है। चलिए आगे देखिए, इंजैममेंट। इंजैममेंट यानी होता है जब एक सेंटेंस का कंटिन्यूएशन चलता है। जैसे कि मान लीजिए 3 लाइन का मेरे पास कोई सेंटेंस है, अब ना तो यहाँ पे कोई कॉमा है, ना ही यहाँ पे कोई फुल स्टॉप है, कुछ भी नहीं है, सीधे एकदम लास्ट वाली लाइन पे आकर क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक फुल स्टॉप है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक सेंटेंस है जो 3 लाइन में कंटिन्यू हो रहा है और एकदम एंड में जाके खत्म हो रहा है। तो यानी कि ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हुआ। फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक ये क्या था, एक सेंटेंस, एक वाक्य का कंटिन्यूएशन चल रहा था, जिसमें ना ही कोई फुल स्टॉप था, ना ही कोई कॉमा था। जब ऐसा होता है स्टूडेंट किसी पोम में, तो वहां पर यूज होता है इंजैममेंट। फॉर एग्जाम्पल इस पोम में, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक ही वाक्य का क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है नेक्स्ट लाइन तक। यानी कि फर्स्ट लाइन में ही वो जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, सेकेंड लाइन तक आकर आपको उसका कंटिन्यूएशन, उसका एक तरीके से चलना दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंजैममेंट क्या होता है। आगे देखिए अगला, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है
किसी निर्जीव वस्तु को या किसी जानवर को, किसी नॉन लिविंग थिंग को या फिर किसी एनिमल को ह्यूमन क्वालिटी दे देना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना, वहां पर यूज होता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि आपने इस पोम में देखा कि हमारे जो पोएट हैं उन्होंने क्या किया है, हमारी पोएटेस ने हर जगह ही वर्ड का यूज किया है एनिमल्स के लिए बजाय इट के। जब भी कहीं पर हम एनिमल से रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इट। कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट। लेकिन यहाँ पे जो पोएटेस है उन्होंने क्या यूज किया है, ही यूज किया है। तो ही तो कौन होते हैं, ह्यूमन होते हैं। तो यहाँ पर जो एनिमल है उनको कौन सी क्वालिटी दे दी है, ह्यूमन क्वालिटी दे दी है, इसीलिए यहाँ पर यूज होगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अगला और आखिरी देखिए फिर है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है जब भी स्टूडेंट्स आप कोई ऐसी पोम पढ़े, ऐसी कोई लाइन पढ़े जिसको पढ़ते ही आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर पाए, आप उसे पढ़ते ही कोई कोई पिक्चर कुछ कुछ इमेजिन कर पाए, कोई इमेज बना पाए, वहां पर यूज होता है आपका इमेजरी। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था फायर एंड आइस, जैसे ही मैं बोलूंगी फायर एंड आइस, आपके तुरंत ही माइंड में क्या होगा, एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। आप तुरंत ही समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक पिक्चर आएगी आइस की, एक पिक्चर आएगी फायर की। इसी तरीके से इस पोम में एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब आपसे कहा गया अ नोबल बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स विथ येलो बैकग्राउंड, तो आपको तुरंत ही समझ में आ गया कि क्या है, एक येलो कलर की स्किन है, उसके ऊपर क्या है, ब्लैक कलर की धारियां हैं, काले कलर की धारियां हैं। तो इससे आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, एक टाइगर की बात हो रही है, क्योंकि हम टाइगर को जानते हैं, हम उसे इमेजिन कर पाएंगे, उसकी पिक्चर बना पाएंगे। अगर हम टाइगर की पिक्चर ना भी बना पाए तो ये जो लाइंस हैं स्टूडेंट्स, ये पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा कि ठीक है, एक येलो कलर का कोई एनिमल होगा, उसके ऊपर क्या होगी, काले कलर की धारियां बनी हुई है। तो जब हमें कोई पिक्चर इमेजिन हो जाए, हम कोई पिक्चर क्रिएट कर पाए, किसी चीज को विजुअलाइज कर पाए, वहां पर आपकी यूज होती है इमेजरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए करते हैं इस पोम से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला सवाल, डस डाइन रियली राइम विद लायन, कि जो आपका डायन वर्ड है वो सच में क्या लायन वर्ड के साथ राइम करता है, तो क्या करता है, नहीं। क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डायन कोई वर्ड ही नहीं होता है, बल्कि एक्चुअल वर्ड तो क्या है, डाइंग है। पोइट ने ये किस लिए यूज किया है, ताकि वो लायन के साथ इसको क्या करवा सके, राइम करवा सके। कैन यू सी इट इन सच अ वे दैट इट डज, क्या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये करता भी है, तो नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करता है। यहाँ पर इसको राइम करवाने के लिए इस जी को क्या कर दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। तो देखिए आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे, द एक्चुअल वर्ड इज डाइंग विच डज नॉट राइम विथ लाइन, कि जो एक्चुअल वर्ड है, जो वास्तव में वर्ड है डाइंग, वो लाइन के साथ राइम नहीं करता है। इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम, राइम को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, इट इज रिटन एज डाइन इन द पोम, इस वर्ड को डाइन लिखा गया है इस कविता के अंदर, इस पोम के अंदर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, हमने पढ़ा भी था कि पोएटिक लाइसेंस होता है जिसके अंदर फ्रीडम मिल जाती है वर्ड्स के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करने की, उनको अलग तरीके से लिखने की। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर। पोएट जो है वो किस तरीके से हमें सजेस्ट करते हैं कि आप लायन और टाइगर के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उन्होंने हमें क्या आइडेंटिफिकेशन बताए हैं, तो याद कीजिए हमने पढ़ा था कि अगर कोई बीस्ट, कोई एनिमल, कोई क्रिएचर आपकी तरफ रोर करे यानी कि दहाड़े, तो तुरंत ही समझ जाइए कि वो क्या है, एक एशियन लायन है। और अगर आप कोई ऐसा एनिमल देखें जिसकी जो स्किन है स्टूडेंट्स वो येलो है और उस पर काले कलर की, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है, धारियां हैं, तो वो संभवतः क्या है, एक टाइगर है। When can you do so according to him, और उनके अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हैं, यानी कि ये आइडेंटिफिकेशन आप कैसे पहचान सकते हैं कि लायन कौन है, टाइगर कौन है, तो ये हम कब कर सकते हैं, जब हम एक जंगल के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, जब हम एक जंगल के अंदर जाएंगे, स्पेशली जब हम पूर्व के, ईस्ट के जंगलों के अंदर जाएंगे, तब हम ऐसा कर पाएंगे।
अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पोएट को हिम लिखा है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि जो हमारे पोएट है वो क्या है, हर है, यानी कि वो पोएटेस है। तो यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी सभी क्वेश्चंस के अंदर कि जो पोएट है उनको क्या कहा गया है, हिम कहकर, यानी कि एक मेल की तरह बताया गया है, बल्कि एक्चुअल में आपकी जो पोएटेस है वो क्या है, एक फीमेल है। चलिए अब इसका जवाब देखिए कैसे लिखेंगे आप। द पोएट डिफरेंशिएट्स बिटवीन द टू इन द फॉलोइंग मैनर। जो पोएट है वो इन दोनों में, किन दोनों में, लायन में और टाइगर में, दो तरीके से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि जो तरीके आप पढ़ने वाले हैं उस तरीके से वो क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। पहला तो क्या है, ही सेज, वो कहते हैं दैट कि if the beast of yellow brown color roars out so fiercely that you may die out of fear, वो कहते हैं कि अगर एक येलो ब्राउन कलर का एक बीस्ट, एक जानवर आपकी तरफ दहाड़े, जिससे कि इतनी भयानक, फेयरसली यानी कि इतनी भयानक तरीके से दहाड़े कि आप डर के मारे ही आपकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, आपको मौत आ जाए, then this is an Asian lion। तो ये क्या है, ये एक एशियन लायन है। यानी कि एशियन लायन को पहचानने का तरीका क्या है कि जब आप किसी की दहाड़ से एकदम आपको इतना ज्यादा डर लगे, आप डर से आपकी डेथ हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, एक एशियन लायन है। अब टाइगर को कैसे पहचानेंगे, whereas जहां पर if the animal has black stripes on yellow background of the skin, जहां पर दूसरे एनिमल पे क्या हो, काले कलर की धारियां हो, पीले कलर का उसका बैकग्राउंड हो, यानी कि उसकी जो स्किन है वो येलो कलर की हो, पीले कलर की हो और काली कलर की उस पर धारियां हो, he looks noble and he attacks to kill you, और वह आपको सभ्य दिखे और आप पर क्या करे, हमला करे, आपको मारने के लिए आप पर हमला करे, then it is a Bengal tiger। तो वो क्या है, वो एक बंगाल का टाइगर है। According to the poet we can identify them। पोएट के अनुसार हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कब, when we get the chance to go to the jungle, जब हमें मौका मिलेगा जंगल में जाने का, तब हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड है लेफ्ट और लैप, ये करेक्टली स्पेल्ड हुए हैं स्टूडेंट्स? तो नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेफ्ट वर्ड नहीं है, ये क्या है, ये लेफ्ट है, ठीक है, जिसका मतलब होता है छलांग मारना या कूदना। तो ये करेक्टली स्पेल्ड नहीं किए गए हैं। व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? तो फिर पोएट ने इनको इस तरीके से क्यों स्पेल किया है? तो फिर से हम कहाँ पर आ जाते हैं, घूम के पोएटिक लाइसेंस पे आ जाते हैं। वो क्या है कि पोएट क्योंकि राइम करवाना चाहते थे वर्ड्स को, इसीलिए उन्होंने वर्ड्स के साथ क्या की है, छेड़छाड़ की है। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, द वर्ड्स लेफ्ट एंड लैप हैव नॉट बीन स्पेल्ड करेक्टली। ये जो वर्ड्स हैं वो सही तरीके से स्पेल नहीं किए गए हैं, सही तरीके से नहीं लिखे गए हैं। इट इज अ पोएटिक डिवाइस, ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसको कैसे जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, नोन एज पोएटिक लाइसेंस, विच इज यूज्ड बाय द पोएट, जो कि पोएट के अनुसार इस्तेमाल किया गया है, किस लिए, टू ले एम्फेसाइज ऑन द एक्शन ऑफ द लेपर्ड। किसके लिए, लेपर्ड का, तेंदुए का जो एक्शन है, उसकी जो गति है, उसका जो एक्शन है, उसको दर्शाने के लिए, उस पर ध्यान दिलाने के लिए, उस पर जोर देने के लिए इन वर्ड्स को चला के गलत तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट द लाइन, एक लाइन देखिए जो हमने पोम के अंदर भी पढ़ी थी। वो लाइन क्या है, अ नोविस माइट नॉन प्लस। ये लाइन जो आपने पोम के अंदर पढ़ी थी, जिसका मतलब क्या था, एक नौसिखिया भी क्या होगा, असमंजस में पड़ जाएगा। हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? अब ये लाइन थोड़ी गलत तरीके से लिखी गई है और इसको आप सही तरीके से कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे, अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड, यहाँ पे क्या आएगा, डबल एस ईडी आएगा। Why is the poet's incorrect line better in the poem?
हमें पता है कि ये जो लाइन है स्टूडेंट वो गलत तरीके से लिखी गई है, फिर भी ये लाइन जो है इस पोम में जो पोएट के द्वारा लिखी गई है, गलत तरीके से लिखी गई है, वो बेहतर क्यों है? तो ये क्यों बेहतर है? क्योंकि ये जो आपका वर्ड है नॉन प्लस, ये क्या कर रहा है, 10 के साथ राइम कर रहा है, और राइम स्कीम बनाने के लिए ही उन्होंने क्या किया है, गलत तरीके से वर्ड्स को, शब्दों को लिखा है। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज, इस सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर क्या है, a novice might be nonplussed. The poet's incorrect line, पोएट की जो गलत लाइन है, is better in the poem, वो इस कविता में बेहतर है। क्यों बेहतर है? As it creates rhyme in the poem, क्योंकि ये जो वर्ड है ये क्या कर रही है, ये जो लाइन है, ये जो वर्ड्स हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं। जैसे नॉन प्लस वर्ड आपका किससे राइम कर रहा है, 10 से राइम कर रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर सारे कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं और अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। तो पहला सवाल देखिए, हाउ डज द पोएट क्रिएट ह्यूमर इन द पोम? जो आपके पोएट है वो इस कविता में ह्यूमर यानी कि हास्य पद को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने अलग अलग तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यही पोम में क्या होता है, ह्यूमर क्रिएट करता है। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। द पोएट क्रिएट्स ह्यूमर बाय डिस्क्राइबिंग वेरियस बीट्स ऑफ प्रे। क्या है कि जो पोएट है वो ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं इस पोम के अंदर। कैसे कर रहे हैं? बाय डिस्क्राइबिंग, ये बताते हुए, क्या बताते हुए, वेरियस बीट्स ऑफ प्रे, कि जो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं वो किस प्रकार से उनका जो शिकार है, प्रे है, वो डिफरेंटली करते हैं, यानी कि अलग तरीके से करते हैं। इट इज बाय द यूज ऑफ वर्ड्स एंड इमोशंस। ये किस वजह से हुआ है? जिन वर्ड्स का उन्होंने यूज किया है और जिन इमोशंस का उन्होंने यूज किया है, इसकी वजह से इस पोम के अंदर क्या आया है स्टूडेंट्स, ह्यूमर आया है। द बंगाल टाइगर इज नेवर नोबल इन हिज हार्ट। जो बंगाल टाइगर होता है एक्चुअल में वो कभी भी अपने हृदय में, यानी कि वो दिल का कभी भी नोबल नहीं होता है, सभ्य नहीं होता है, यानी कि वो आपको देखकर कभी भी ग्रीट नहीं करेगा, बल्कि सीधे ही क्या करेगा, आप पे झपट्टा मारेगा। The leopard kills his prey in moments. जो लेपर्ड होता है, तेंदुआ होता है, वो अपने शिकार को गति में मारता है, यानी कि दौड़ते दौड़ते उसके पीछे भागते भागते एकदम से उसको पकड़ लेता है। His crying won't save him. His यानी कि किसी की भी क्राई जो है वो उससे उसको बचा नहीं सकती है। The bear's hug is never loving. जो भालू होता है उसका जो हग होता है वो कभी भी प्यारा नहीं होता है। और अगला, द हायना नेवर स्माइल्स हैप्पीली। और जो लगड़बग्गा होता है वो कभी भी खुशी के साथ नहीं मुस्कुराता है। अगला देखिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बेयर? पोएट ने बेयर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है? तो क्या बताया है कि जैसे ही वो आपको देखेगा वो आपको क्या करेगा, बहुत टाइटली हग करेगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो स्टूडेंट्स, तो फिर वो आपको और ज्यादा दुलार देगा। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। द पोएट डिस्क्राइब्स द बेयर इन अ ह्यूमरस वे। जो पोएट है वो बेयर को कैसे बताते हैं, एक बहुत ही ह्यूमरस वे में डिस्क्राइब करते हैं। As soon as the bear comes near a human being, जैसे ही, जितनी जल्दी ही जो बेयर है, भालू है, वो एक ह्यूमन बीइंग के करीब आता है, उसके पास में आता है, he embraces him tightly, तो वो उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही कसकर क्या करता है, जकड़ लेता है। Then he starts to make his hug tight, और फिर वो अपने हग को, यानी कि अपने गले लगाने को और ज्यादा टाइट करने लगता है, यानी कि और कस के एक ह्यूमन बीइंग को पकड़ लेता है। He starts squeezing one to that. वह जो है, वो जो भालू है, वो एक व्यक्ति को तब तक दबाता है, यानी कि जब तक वो मर नहीं जाता, यानी कि इतना प्यार दिखाता है, इतना प्यार दिखाता है, इतना टाइटली हग करता है कि एक व्यक्ति उससे क्या हो सकता है, मर भी सकता है। He will touch him lovingly. वह कौन? वह भालू उस व्यक्ति को बहुत ही प्यार से, दुलार से टच करेगा, उसको स्पर्श करेगा। That's why he is known
a bear's hug. इसी कारण से इसे कैसा जाना जाता है? It is known as a bear's hug. इसे कैसे जाना जाता है? एक bear hug के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब आपको कोई बहुत टाइटली हग कर रहा हो तो आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल कैसा हग है? एक भालू जैसा हग है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द क्रोकोडाइल एंड द हाइना? पोएट जो है वो किस प्रकार से एक क्रोकोडाइल को और एक हाइना को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। किस प्रकार से एक मगरमच्छ और एक हाइना के बारे में बताते हैं? तो हम याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, वो तो कैसा होता है? रोता हुआ होता है, वीपिंग होता है। और जो हाइना होता है उसके चेहरे पे हमेशा एक मैरी सी खुश भरी क्या होती है? मुस्कान होती है। तो देखिए इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे? द पोएट डिस्क्राइब्स द क्रोकोडाइल एंड द हाइना ह्यूमरसली। जो पोएट है वो फिर से क्रोकोडाइल और हाइना को बहुत ही हंसी मजाक के तौर पर क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, दर्शाते हैं। ही नरेट्स क्रोकोडाइल, वो क्रोकोडाइल को कैसे दर्शाते हैं? एज वीपिंग क्रोकोडाइल, एक रोता हुआ मगरमच्छ। एज इट हैज टीयर्स इन हिज आईज, जैसे कि उसकी आंखों में क्या है? इन इट्स आईज, उसकी आंखों में क्या है? आंसू है। व्हेन इट कम्स नियर टू इट्स विक्टिम, जब वह अपने विक्टिम के पास में जाता है तो मगरमच्छ की आंखों में क्या होते हैं? आंसू होते हैं। एंड द हाइना एज मैरी हाइना, और हाइना को कैसे डिस्क्राइब किया है? एक खुश हाइना के तौर पर डिस्क्राइब किया है। एज इट इज हैविंग हैप्पी स्माइल ऑन इट्स फेस, क्योंकि वह क्या है? उसके फेस पर एक खुश भरी एक हैप्पी सी मुस्कान है। बट इट इज नॉट सो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्या वास्तव में जब क्रोकोडाइल आपके पास आता है तो वो रोता है? और क्या हाइना के फेस पे हमेशा कोई मुस्कान होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब हाउ द कैमेलियन इज डिस्क्राइब्ड इन द पोम। आपको बताना है कि गिरगिट को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है पोम के अंदर। तो क्या बताया गया है कि जो कैमेलियन होता है, जो गिरगिट होता है, वो कैसा होता है? एकदम एक छिपकली जैसा छोटा सा होता है। ना ही तो उसके कान होते हैं और ना ही उसके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। और जब भी स्टूडेंट्स आप एक खाली पेड़ देखें जिस पर कुछ भी ना हो तो समझ जाइए कि वहां पे क्या होगा? एक गिरगिट होगा। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे? द कैमेलियन इज अ स्मॉल, गिरगिट छोटा होता है। इट इज लाइक अ लिजर्ड, ये एक छिपकली जैसा होता है। इट हैज ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ अ लिजर्ड, इसमें सारे ही जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? छिपकली जैसे ही होते हैं। हाउएवर, किसी तरीके से इट इज डिफरेंट इन कलर, ये कलर में, रंग में छिपकली से अलग होता है, क्योंकि छिपकली कलर, रंग नहीं बदल सकती और ये बदल सकता है। इट हैज नो ईयर्स, उसके कोई कान नहीं है। देयर इज नो सिंगल विंग ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर एक भी पंख नहीं है। इट इज ऑलवेज फाउंड ऑन अ ट्री, ये हमेशा एक पेड़ पर पाया जाता है। इट कैन नॉट बी सीन बिकॉज इट कैन चेंज इट्स कलर, इसे पकड़ा नहीं जा सकता, इसे देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? बिकॉज इट कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड, क्योंकि ये बैकग्राउंड के अनुसार, अपने पीछे के रंग के अनुसार क्या कर सकता है? अपने रंग को बदल सकता है। इसीलिए ना ही तो हम कभी इसे देख सकते हैं और ना ही कभी इसे पहचान सकते हैं। तो ये सारे आपके थे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।